देखिए, ये एक बहुत पुराना चैरिटेबल एक इंस्टीट्यूशन है। वक्फ की जो जमीन है वो कैसे दी जाती है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई तीसरा इंसान, मैं आपको अपनी चैरिटी अपने मन के हिसाब से आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई दूसरा इंसान आपको आके बताए कि आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी की सारी जो पावर्स है वो आप अगर जिला अधिकारी को दे देंगे तो उसमें आई डोंट थिंक इट हेल्प्स एनीबडी एंड वी आर टोटली अगेंस्ट इट। ये सिर्फ इंटरफेरेंस है, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और यूपी में जितनी बड़ी हार मिली है उसी का बदला लेने के लिए सबसे पहले माइनॉरिटीज पर अटैक होता है। और मुझे लगता है अगर इसी तरीके से अटैक हुआ, इट्स नॉट जस्ट एन अटैक ऑन माइनॉरिटीज बट ऑल्सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, it's a direct attack. So and it is not just for Muslims. I think all the minorities in the country need to be aware of this government's intent, of their intent to interfere with one's personal beliefs and religious institutions. So I think this is not what my country stands for. This is not what my constitution stands for, and we stand against this bill and we will oppose it tooth and nail. But इकरा यहाँ पर जो बिल में गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया, जो पीड़ित, खासकर बार बार बोला गया, जो पीड़ित मुस्लिम महिलाएं हैं उनको इंसाफ दिलाना है, जो पीड़ित मुसलमान हैं, ये धर्म से इसको बिल्कुल जोड़े नहीं जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिमों के खिलाफ क्लियरिटी इसमें है, उसके बावजूद क्यों आप लोगों को लगता है कि दिस इज अगेंस्ट द रिलीजन, ये मुस्लिमों के खिलाफ है? देखिए, सुपरफिशियली ये जो सरकार है कुछ भी बदलाव लाने के लिए हमेशा महिलाओं का इस्तेमाल, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूं और मैं बहुत अच्छी तरीके से, पहले भी जब ट्रिपल तलाक का बिल आया था तो भी यही कहा गया था, पर मेरी मांग भी थी, मैंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से मांग करी थी कि आप अगर महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप उन्हें पहले पढ़ाइए, और अगर ये उसमें महिलाओं को इंक्लूड करना चाहते हैं, वो एक सिर्फ वो स्टिपुलेशन नहीं है, इसमें सारी पावर जिलाधिकारी को दी गई है, इसमें सारी पावर, इसमें और पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो इस तरीके के बहुत प्रावधान है, सिर्फ उसको सेल किया जा रहा है कि हम विमेन को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, पर जैसा अभी हमने देखा है ट्रिपल तलाक में, अब क्या होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ अबैंडनमेंट केसेस। पहले तलाक हो जाते थे लेकिन अब औरतों को सिर्फ अबैंडन कर दिया गया है, और जो उनके पति हैं वो जेल चले जाते हैं, वो उनके पास वैसे भी उन्हें कुछ इससे फायदा नहीं होता है, तो सुपरफिशियली उसे दिखाने के लिए महिलाओं का वो नाम का इस्तेमाल करते हैं, बट इंटेंट जो उनकी है वो पूरा विपक्ष, पूरा देश और सब लोग समझते हैं, एंड आई थिंक ऑल द माइनॉरिटीज ऑफ दिस कंट्री आर टुगेदर इन इट एंड वी विल अपोज इट। थैंक यू। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। अंडर रूल 72 टू अपोज द वक्फ अमेंडमेंट बिल, सर आई अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल अंडर रूल 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under clause 4 and Waqf by user under section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their proper dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years, sir, एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है,
Does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principal rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DOM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our... ओके आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूं। सेकेंडरी लेवल ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स। 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing Waqf by user, this government wants to take over Dargah, Masjid and Waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to Waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा।
कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे। और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर ओके। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य NK प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं जा रहा है। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर। बैठिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है, और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर, मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है, और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है। और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे। जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं। उन फलाही कामों के लिए उन फलाही कामों के लिए अगर इन अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए, 1 सेकंड भी नहीं। श्री GM बाल योगी, हरीश नहीं, श्री GM हरीश बाल योगी। अध्यक्ष
थैंक यू स्पीकर साहब। एक मिनट उनको बात, हाँ खत्म कर, कंक्लूड कर। मैं माननीय अध्यक्ष जी कंक्लूड कर रहा हूं 1 सेकंड के लिए। मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812 7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की धारा 40 के प्रावधानों की जांच की। अपने फैसले के पैराग्राफ 170 के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक बहुत अच्छा कानून है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। बहुत बहुत देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो वक्फ के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है, कल कैबिनेट की बैठक हुई है और अब कल संसद में इस पर प्रस्ताव आना है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ, समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वक्फ की जो मर्यादा है, जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, चूँकि वक्फ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस ज़मीन को या किसी भी चीज़ को जो वक्फ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसकी वक्फ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, आपने देखिए, कोई क्या कहता है नहीं कहता है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि राजनीति। मैं समझता हूं कि चूँकि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होती नहीं है, भारत में जिस तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है जो कि सारा निज़ाम देखता है, और इसी तरह से राज्य में होता है राज्य वक्फ बोर्ड, और इसी तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर भी बाज़ाब्ता मेंबर्स बनाए जाते हैं। 7 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर एक MP होता है, एक MLA होता है, एक आलिम होता है जो स्कॉलर्स जिसको कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, और इसी तरह से एक औरत का उसमें प्रतिनिधित्व होता है, और उसमें एक पॉलिटिकल पर्सन भी होता है और एक उसमें सामाजिक भी लोग उसमें जोड़े जाते हैं। इस तरह से ये पूरा उसमें उसके मेंबर उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह से राज्य वक्फ बोर्ड्स हैं, उसके अंदर भी यही इसी तरह का नियम है कि एक MP होना चाहिए, एक MLA होना चाहिए, और उसमें एक बार काउंसिल का मेंबर भी होना चाहिए, और उसमें एक शिया का भी एक नुमाइंदगी होनी चाहिए, और इसी तरह से उसमें एक सोशल वर्कर भी होना चाहिए जो और एक उसके अंदर आलिम होना चाहिए जो इस्लामिक स्कॉलर हो। तो इस तरह से इसको 7 लोगों की इसमें टीम बनती है, लोग नियुक्त किए जाते हैं और वो उसको देखते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि औरतों की नुमाइंदगी बहुत सारी जगह कमी है। मुझे लगता है कि हमें अगर हम उसमें फीमेल की उसमें नुमाइंदगी होती है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, और संशोधन होता है तो समय समय के अनुसार उसमें बदलाव तो होता ही है। एक सवाल, यकीनन ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, अभी कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आया है। अब वो प्रस्ताव सदन में आएगा। अब सदन में आके उस पर चर्चा होनी है, और चर्चा होने के बाद चूँकि संशोधन समय समय की प्रक्रिया है, वक्फ के अंदर हमेशा से संशोधन होता आया है, अमेंडमेंट होता आया है, और वक्फ पे ही नहीं, हर एक्ट के अंदर समय अनुसार उसमें बदलाव हुआ है। तो इसमें कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, ये इस पर चर्चा करने का विषय है। अगर कहीं ना कहीं
अगर किसी को किसी का हक मर रहा है या कोई हक तलफी कहीं हो रही है, अगर उसके अंदर सुधार होता है तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसका हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वक्फ जो है ईश्वर के नाम दान दी हुई चीज़ को कहते हैं, वक्फ करना ईश्वर के लिए। तो उसकी जो मर्यादा है या उसका जो मकसद है जिसने वक्फ किया है, ईश्वर के नाम दान किया है, उसमें भी कोई छेड़छाड़ ना हो या उसकी मर्यादा में किसी तरह या उसमें कोई नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल सरकार को करना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति, अभी प्रस्ताव आया नहीं है, राजनीति पहले हो जाती है, तो पहले राजनीति के बजाय चर्चा होनी चाहिए। कोई प्रस्ताव आया है, उस पर बहस होनी चाहिए, बहस होने के बाद फिर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि समय अनुसार अगर संशोधन होता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। देखिए, वो हों या कोई और हों, उनको अपनी राजनीति करनी है, और जो इस पर राजनीति करता है, मुझे लगता है कि उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि संशोधन तो हमेशा से होता आया है। जब पिछली मर्तबा जब दूसरी सरकारें थी, जब भी संशोधन हुआ था, तो जब संशोधन हुआ था तब ओवैसी साहब ने क्या कहा था या किसी और ने क्या कहा था। लेकिन आज के वक्त में सरकार, जो मौजूदा सरकार है, कोई अमेंडमेंट लाती है, सरकार मुसलमानों के हक में लाती है, तब भी उस पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है। या सरकार किसी तरह का भी कोई एक्ट में बदलाव लाती है, उस पर भी हिंदू मुसलमान हो जाता है, उस पर राजनीति हो जाती है। तो मेरा विपक्ष को खास तौर पर यह कहने का है कि हर चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।